हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी जितने भी मेरे सेकंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं फिर से। अब हम लोग जो है 4 वीडियो तक सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट करा चुका हूँ। तो फाइनली हम लोग जो है 5वां वीडियो यहाँ पे लेकर आ चुके हैं आपके सामने। ठीक है, MSN 1 है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 का यह 5वां नंबर का वीडियो है। तो ओके, चलिए करते हैं शुरू। जो 5वां नंबर का वीडियो है उसमें महत्वपूर्ण 2 प्रश्न लेकर आए हैं आपके सामने में, देख लीजिए। एक है आपका इम्बोलिज्म और इम्बोलिज्म का टाइप्स और पैथोफिजियोलॉजी, मतलब यह एम्बोलिज्म कैसे बनता है इस चीज़ को बताना है। देखिए, एम्बोलिज्म आपके एग्ज़ाम में पूछे या नहीं पूछे, पूछेगा तो 5 नंबर में पूछ सकता है, लेकिन एम्बोलिज्म आपके अक्सर एग्ज़ाम में इंटरव्यू वगैरह में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यह एम्बोलिज्म जो है आपके बहुत सारे रोग उत्पन्न कर सकते हैं। यह एक रिस्क फैक्टर जो है आपके बॉडी में ला सकता है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर ये एम्बोलिज्म होता क्या है। सबसे पहले समझिएगा, एम्बोलिज्म एक चिकित्सीय स्थिति है। एम्बोलिज्म अगर किसी के बॉडी में होता है तो यह प्योर एक क्या है, मेडिकल सिचुएशन बन जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी के अगर बॉडी में एम्बोलिज्म कहीं पर बनता है तो वह एक नॉर्मल सिचुएशन है, नहीं। यह आपके उस कंडीशन में फिर आपको यह एक मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, समझ गए। एम्बोलिज्म एक चिकित्सीय स्थिति है, ठीक है, जहाँ पर कोई भी वस्तु, देखिए कोई पदार्थ हो, कोई वस्तु हो, समझ गए, हवा का बुलबुला हो, समझ गए, कोई भी चीज़ जैसे फैट का जमाव हो गया, फैट का टुकड़ा हो गया, कोई भी चीज़ जैसे रक्त का थक्का, जैसे आपके बॉडी में कहीं पर रक्त बन गया, ठीक है, रक्त का जमाव हो गया, वसा का फैट का जमाव हो गया, ठीक है, या हवा का बुलबुला हो गया, ये सब क्या होता है, आपके रक्त वाहिनी जो होता है, जो ब्लड का नली है, उस नली में जाकर फंस जाता है, जम जाता है, जिससे होता ये है कि आपका जो रक्त प्रवाह जो नली से होनी चाहिए वहाँ पे अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। अब इससे गंभीर स्वास्थ्य की जटिलताएं हो सकती हैं, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकता है। आप खुद समझिए, आपका हार्ट ब्लड सप्लाई कर रहा है, ठीक है, धमनी के थ्रू, समझ गए, धमनी के थ्रू अन्य बॉडी में जो है अन्य पार्टों में जाता है। लेकिन आप खुद समझे, आप खुद समझिए यहाँ पे कि आपके बॉडी में, मान गए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये नली है, ठीक है, ये वाला नली है, ब्लड की ये नली है, ओके, ये क्या है, अपन ब्लड की नली है। अब मान गए ये ब्लड की नली में, ठीक है, ये जैसे ब्लड की नली है, इस नली से रक्त बहने का काम होता है, लेकिन यहाँ पे कहीं से कोई पदार्थ आया, यानी मान लीजिए रक्त का थक्का बना हुआ ही कहीं से आकर यहाँ पे फंस गया, फंस गया। अब क्या होगा, फंस जाएगा तो ब्लड के प्रवाह को रोकेगा ही, कम करेगा ही, तो उस कंडीशन में आगे ब्लड नहीं जाएगा, और जब आगे ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वहाँ के सेल कोशिका को, कोशिका मरने लगेगा, वह अंग धीरे धीरे काम करना आपका बंद करेगा, वहाँ पे नीलापन पड़ने लगेगा। तो यही कंडीशन जो है व्यक्ति को मृत्यु तक ले जाता है, समझ लीजिए, सीधी सी बात है। एम्बोलिज्म जो होता है, अब मान गए आपके पैर में एम्बोलिज्म बना, ठीक है, पैर में आपके ब्लड क्लॉट बन गया, वह ब्लड क्लॉट, मान गए आप एक्सरसाइज वगैरह किए, बहुत चीज़ किए, वह क्लॉट का कुछ हिस्सा टूट कर वह जो है कहीं और जाके फंस गया ब्लड के नली में, तो वह वहाँ पे जाके फंस गया, तो वह एम्बोलिज्म होता है। हवा का बुलबुला, मान गए, लोग क्यों कहता है, अगर आप नर्स बनते हैं, नर्स बनिएगा, तो लोग क्यों कहता है कि इंजेक्शन में हवा नहीं होनी चाहिए, हल्का सा भी, वह हवा अगर आप पेशेंट को दे देंगे, वह इंजेक्शन में अगर हल्का सा भी अगर एयर हो गया और वह जाएगा नली में, वेन में, आप वेन में इंजेक्शन दीजिएगा, वह वेन में जाएगा तो वह बुलबुला हवा का क्या होगा, हवा का बुलबुला बन जाएगा, वह आगे जाकर कहीं पर उस नली में रुकावट पैदा करेगा, प्रवाह करेगा, अवरुद्ध करेगा, जिससे हम लोग एम्बोलिज्म कहते हैं। यानी वो हवा का बुलबुला एम्बोलिज्म के रूप में काम करेगा उस रक्त के नली में। तो सीधी सीधी समझिए। अब जैसे कुछ फैट के टुकड़ा है, वसा है, हम लोग बहुत सारे फैटी भोजन करते हैं, तेलीय भोजन करते हैं। अब मानिए किसी के बॉडी में बहुत सारा फैट है, ठीक है, वह फैट जो है धीरे धीरे इधर से उधर टूट गया, टूट कर आपके नली में प्रवेश, अब मान गए आप जो है बहुत ज़्यादा आयली भोजन करते हैं, ठीक है, आयली भोजन करते हैं, आयली भोजन करने से आपका ब्लड में ऑब्जर्व होगा वह आयली पदार्थ, अब ब्लड में ऑब्जर्व होगा, धीरे धीरे ब्लड क्या करता है, ब्लड के जो नली है उसमें आयली पदार्थ ऑब्जर्व होगा, अब धीरे धीरे वह ऑब्जर्व करते करते वहाँ पे क्या होगा,
एक टुकड़ा सा, एक गोला सा बन जाएगा फैट का, और वह गोला कहीं भी जाके नली में फंस जाएगा, जिससे क्या होगा, ब्लड प्रवाह में अवरुद्ध हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, एम्बोलिज्म आपके बॉडी पार्ट में कहीं भी बनेगा, ठीक है, नली में, और कहीं जाके फंस जाएगा और वहाँ पे ब्लड प्रवाह अवरुद्ध करने लगेगा, तो वही एम्बोलिज्म होता है। बातें को समझ गए? चलिए, एम्बोलिज्म के बहुत सारे प्रकार हैं, अनेकों प्रकार हैं, आपके सामने में है, देख लीजिए। एम्बोलिज्म है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब होता है कि इस स्थिति में फेफड़े में एक या एक से अधिक धमनियां में किसी रक्त के थक्के के कारण रुकावट आ जाना ही पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहलाता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहने का मतलब है कि आपका जो पल्मोनरी क्या चीज़, फेफड़ा से रिलेटेड है। तो जो अब चूँकि जानते हैं कि फेफड़ा हमें ऑक्सीजन क्या करता है, बॉडी के अंदर लाता है, बाहर से वातावरण से श्वास की क्रिया में भूमिका निभाता है। अब आपको पता है एक पल्मोनरी वेन है, एक पल्मोनरी आर्टरी है। बातें को समझ रहे हैं? पल्मोनरी जो वेन होता है वह शुद्ध ब्लड जो है हार्ट की तरफ लाता है ना, और जो पल्मोनरी आर्टरी है वह ब्लड को जो है क्या करता है, फेफड़ा की तरफ ले जाता है। अब मानिए आपके पल्मोनरी वाला धमनी में, ठीक है, आपके पल्मोनरी वाला धमनी में कहीं पे, धमनी क्या है, एक नली है रक्त का। अब उस नली में मानिए जो है कोई टुकड़ा फंस जाएगा, कोई बसा फैट युक्त टुकड़ा या हवा का बुलबुला, ठीक है, या फिर समझ लीजिए रक्त बना हुआ है उसका क्लॉट, ठीक है ना, फंस गया। अब फंस जाएगा तो चूँकि पल्मोनरी आर्टरी का काम है कि भाई हार्ट के तरफ से ब्लड जो है फेफड़ा के तरफ ऑक्सीजन लाने के लिए भेजता है, तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लड फेफड़ा के तरफ जो है ऑक्सीजन लेने के लिए जाएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे कुछ पदार्थ फंस चुका है, एम्बोलिज्म बन चुका है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वह पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। ठीक है, चलिए, वायु एम्बोलिज्म होता है, एयर एम्बोलिज्म होता है। रक्त वाहिनियों में किसी वायु के बुलबुले के प्रवेश करने के कारण रक्त प्रवाह का रुक जाना या रुकावट आ जाना ही वायु एम्बोलिज्म कहलाता है। वही है वायु एम्बोलिज्म, यानी हवा का बुलबुला, ठीक है ना, हवा प्रवेश कर जाना आपके रक्त के नली में, और वह हवा जो है आपके रक्त प्रवाह में अवरुद्ध पैदा करेगा, तो वही एयर एम्बोलिज्म होता है। ठीक है, याद कर, दिमाग में रखिएगा, एयर एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है, बहुत सारे एम्बोलिज्म होते हैं। आर्टेरियल एम्बोलिज्म होते हैं, यह बहुत ही गंभीर समस्या होती है। इसमें धमनियों में बह रहे रक्त प्रवाह का किसी रक्त के थक्के ब्लड क्लॉट के कारण रुक जाना आर्टेरियल एम्बोलिज्म कहलाता है। अब मान गए, आर्टेरियल एम्बोलिज्म कहने का मतलब है कि जो धमनी होता है वह धमनी में एम्बोलिज्म बन जाएगा, कोई पदार्थ आकर फंस जाएगा या हवा का बुलबुला जो है वहाँ पे फंस जाएगा, ठीक है, फंस जाएगा। अब मानिए जो धमनी हमारे बॉडी के अन्य हिस्सों में रक्त प्रवाह करता है हार्ट से, और उसी धमनी में अगर आपके कहीं पे वायु का बुलबुला हो गया या कुछ भी जो है फंस गया, तो उस कंडीशन में क्या हालात होगा, ब्लड आगे नहीं जाने देगा, प्रवाह का रुकावट पैदा करेगा। तो इसीलिए जो आर्टेरियल एम्बोलिज्म होता है यह बड़ी खतरनाक होता है, बात समझ लीजिए। ओके, चौथा है, बहुत सारे एम्बोलिज्म होते हैं, जैसे सिस्टेमेटिक एम्बोलिज्म होते हैं, फैट एम्बोलिज्म होते हैं, लिम्फेटिक एम्बोलिज्म होते। तो देखिए, जिस भी बॉडी के पार्ट में आपके ब्लड रुकावट आ जाएगा एम्बोलिज्म के कारण, वह उस बॉडी पार्ट का, जैसे पैर में भी एम्बोलिज्म बन सकता है, हाथ में भी एम्बोलिज्म बन सकता है, ठीक है, ब्रेन में भी एम्बोलिज्म बन सकता है। मान के ब्रेन में जो है आपके ब्लड प्रवाह करने वाला जो नली है, उसी नली में कोई चीज़ वायु का बुलबुला हो गया या फैटी पदार्थ हो गया या ब्लड क्लॉट जो है आपके उस नली में फंस गया, तो ब्लड जो है आपके ब्रेन में नहीं जाने देगा, तो वह क्या हो गया, एम्बोलिज्म हो जाएगा। तो यही एम्बोलिज्म जो है कुछ भी हो सकता है, या वह फैटी हो सकता है, सिस्टमेटिक हो सकता है, लिम्फेटिक हो सकता है। तो एम्बोलिज्म अनेकों प्रकार के होते हैं, ठीक है। एम्बोलिज्म कहाँ कहाँ हो सकता है, तो बॉडी के कहीं भी हो सकता है, हाथ में, पैर में, ठीक है, हाथ में, पैर में, ब्रेन में, फेफड़ा में, हार्ट में, ठीक है, आर्टरी में, कहीं भी आपके ब्लड जो है आपके एम्बोलिज्म बना सकता है। तो ये सारा चीज़ है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी अगर प्रकार पूछेगा तो एम्बोलिज्म कितने प्रकार से बन सकता है, तो एक एयर, जो एयर वायु का बुलबुला, ठीक है, उसके बाद धमनी में बन सकता है, ओके, उसके बाद फैटी एम्बोलिज्म, ओके, लिम्फेटिक एम्बोलिज्म, ठीक है, सिस्टेमेटिक एम्बोलिज्म, सारे एम्बोलिज्म हैं। और अगर पूछेगा कि कहाँ कहाँ पे बन सकता है, तो ब्रेन में,
ब्रेन में एम्बोलिज्म हो सकता है, पैर में एम्बोलिज्म हो सकता है, हाथों में एम्बोलिज्म हो सकता है, फेफड़ा में भी हो सकता है, फेफड़ा को जो ब्लड प्रवाह करने वाला नली है उसमें भी, हार्ट के वाला नली में भी, यानी रक्त वाहिनी जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ एम्बोलिज्म बन सकता है। और एम्बोलिज्म कौन कौन से कारण से बनेगा? फैट के जमाव से, वायु के बुलबुले से, रक्त के थक्का से, ठीक है ना, ये सब से एम्बोलिज्म बनता है। अब मान गए रक्त के थक्का कहीं पे बना है, उसमें से हल्का टूट कर आपके नली में कहीं पे जाके प्रवेश कर जाएगा, तो उससे तो नली तो सूक्ष्म है, उसमें हल्का सा भी टुकड़ा अगर ब्लड क्लॉट का प्रवेश कर जाएगा तो ब्लड रुकावट पैदा करेगा, ठीक है ना। या फैट का हल्का सा भी अगर असर टूट कर कहीं से कहीं जाकर अगर फंस जाएगा नली में, वह भी एम्बोलिज्म है। तो ये सब एम्बोलिज्म के अंदर आता है, बातें समझ गए। और इसके जस्ट जो है मैं आपको थ्रोम्बोसिस पढ़ाऊंगा, तब दोनों में डिफरेंस आपको पता आएगा, ठीक है। रही बात पैथोफिजियोलॉजी, तो यहाँ पे आप लोग को मैं अभी जो दिखाने जा रहा हूँ कि जो एम्बोलिज्म होता है, अपन जो आपका एम्बोलिज्म होता है यह कैसे बनता है, यह जो है कैसे कैसे बनता है। जैसे देख लीजिए, पैथोफिजियोलॉजी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, देख लीजिए। जैसे थ्रोम्बस का अपने स्थान से हटना, थ्रोम्बस मतलब होता है किसी चीज़ का जमाव होना, थक्का बनना, जैसे ब्लड का थक्का बनना, फैट का थक्का बनना। और वह थ्रोम्बस अपने स्थान से हटना, मतलब जैसे फैट का थक्का हो गया, ब्लड का थक्का हो गया, वह थक्का अपने स्थान से हट जाएगा, ठीक है। जैसे मान गए यहाँ पे नली है, ठीक है, यहाँ पे मान गए थोड़ा सा ब्लड क्लॉट है, ठीक है, ब्लड क्लॉट है। अब यहाँ पे किसी कारण से मान गए एक्सरसाइज किए या कुछ भी हुआ, या मतलब ऑटोमेटिक ब्लड प्रवाह से क्या हुआ, यह अपने जगह से हट गया। अब यह हट के जो है कहीं और नली में जाकर फंस जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पे ब्लड अवरुद्ध करने लगेगा, ठीक है। तो थ्रोम्बस का अपने स्थान से हटना फर्स्ट पॉइंट होता है। अब तो ये चीज़ें हैं, पहला पॉइंट यही कहेगा कि इम्बोलस का अपने थ्रोम्बस का अपने स्थान से हटना, ठीक है। थ्रोम्बस का क्या होगा, थ्रोम्बस का अपने स्थान से हटना, वह हट कर कहीं भी जाकर इम्बोलस का निर्माण कर देगा। देखिए, थ्रोम्बस होता है थक्का जमाव, ओके, जो एक जगह पर रहता है, लेकिन अगर वह एक जगह से दूसरे जगह कहीं जाकर फंस जाता है, वही थ्रोम्बस, जो थ्रोम्बस थक्का बना है और वह अपने जगह से हटकर कहीं और जाकर चला जाएगा, हट जाएगा, तो वह इम्बोलस हो जाता है। तो एक थ्रोम्बस अपने स्थान से हट जाना, हटकर दूसरा पॉइंट में वह इम्बोलस का निर्माण हो जाना, यानी कहीं और जाकर फंस जाना, ठीक है, यह इम्बोलस हो गया। इम्बोलस का संकरी रक्त वाहिनियों में जाकर अटक जाना, अब जो इम्बोलस है वह कहीं और नली में जाकर अटक जाएगा, फंस जाएगा, ठीक है, तो वह इम्बोलस हो जाएगा। और वह इम्बोलस रक्त सप्लाई में आंशिक या पूर्ण रूप से बाधा उत्पन्न करता है। तो यही पैथोफिजियोलॉजी है, ध्यान में रखिएगा कि वह थ्रोम्बस चाहे वो किसी भी चीज़ का थक्का हो, अपने स्थान से हटेगा, वह हट कर कहीं और चला जाएगा, तो वह इम्बोलस का निर्माण कर देता है। और वह इम्बोलस रक्त नली में जाकर कहीं भी अटक सकता है, और वह जो है वहाँ पे क्या करता है कि रक्त सप्लाई में आंशिक या पूर्ण जो है अवरोध उत्पन्न करता है। बात समझ गए? चलिए, अब यहाँ पे देख लीजिए कि यदि ये इम्बोलस मानव हृदय की कोरोनरी धमनी, कोरोनरी आर्टरी, फेफड़े की धमनी, लंग्स आर्टरी या मस्तिष्क के धमनी में पहुंचकर वहां फंस जाते हैं या स्थिर हो जाते हैं, तब इससे घातक परिणाम निकलते हैं, यहाँ तक कि इसमें मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। ये सब चीज़ तो मैंने पहले ही बता दिया कि यह इम्बोलस कहीं पे बना, लेकिन मान गया अचानक वह आपके कोरोनरी आर्टरी, जो कि आपके हार्ट का जो है आर्टरी होता है, उसमें जाके फंस जाएगा। फेफड़ा को जो ब्लड फेफड़ा के तरफ जाता है उस वाला में फंस जाएगा। ब्रेन की तरफ जो धमनी है उसमें जाके फंस जाएगा। तो क्या होगा, ये सब हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, फेफड़ा हो गया, यह सब व्यक्ति का एक बहुत ही सेंसेटिव ऑर्गेन है, तो वहाँ पे जाके घातक परिणाम करेगा यह इम्बोलस, यानी सीधा ब्लड वहाँ पे सप्लाई बंद कर देगा और उससे व्यक्ति का मृत्यु तक भी हो जाता है। तो यही अपना एम्बोलस होगा, ठीक है। एम्बोलस का पैथोफिजियोलॉजी मैंने बता दिया। अब हम लोग इसी एम्बोलिज्म के दूसरे तरह का थ्रोम्बोसिस क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या चीज़? थ्रोम्बोसिस के बारे में, ओके। तो चलिए यहाँ पे थ्रोम्बोसिस के बारे में हम लोग देखते हैं कि आखिर ये थ्रोम्बोसिस होता क्या है।
जो लोग एम्बोलिज्म समझ गए वह थ्रोम्बोसिस भी आराम से समझेंगे। थ्रोम्बोसिस जो होता है यह रक्त परिवहन के किसी भी भाग में रक्त का थक्का बनना ही थ्रोम्बोसिस कहलाता है, जो कि रक्त प्रवाह में रुकावट पैदा करता है। अतः रक्त में थक्का बनने से निम्न परिणाम उत्पन्न होते हैं। देखिए, एम्बोलिज्म जो होता है वह गतिमान वाला होता है, लेकिन थ्रोम्बोसिस जो होता है वह स्थिर होता है। समझ गए। अब मैंने बता दिया कि एम्बोलिज्म में चाहे वो फैट का टुकड़ा हो सकता है, ठीक है, फैट का जमाव हो सकता है, उसका टुकड़ा कहीं और जाकर फंस जाएगा, ठीक है, या हवा प्रवेश कर जाएगा आपके धमनी में, भेन में, ठीक है ना, हवा का बुलबुला, तो वह जो है कहीं जाके आपके ब्लड को सप्लाई को अवरुद्ध कर देगा, ठीक है ना। या फिर ब्लड का थक्का जो बनता है वह ब्लड का थक्का जो है टूट कर कहीं और जाकर फंस जाएगा, तो यह सब एम्बोलिज्म होता है। ओके, लेकिन थ्रोम्बोसिस में सिर्फ और सिर्फ जो रक्त के नली होता है, इस नली में किसी कारण से ब्लड का थक्का बन जाएगा और यह थक्का जो है इसी जगह पर ब्लड के सप्लाई को बाधित करेगा, तो यह थ्रोम्बोसिस होता है। इसमें टूटता उठता नहीं है, ठीक है, इसमें कोई टुकड़ा जो है रक्त के थक्का को टूटता नहीं है और इधर उधर जाके फंसता नहीं है, बस यहीं पे बनेगा और यहीं पर ब्लड को सप्लाई को अवरुद्ध कर देगा रक्त का थक्का, ठीक है। इसमें और कोई चीज़ नहीं होता है, न इसमें आपके क्या बोलते हैं फैट का वसा का बात होगा, न इसमें बुलबुला का बात होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लड क्लॉट की बात होगा, और वह ब्लड क्लॉट जो है आपके स्थिर होता है, मतलब उसी जगह पर थक्का बनेगा और उसी भाग में जो है क्या करेगा, यह उसी जगह पर बनेगा और वहीं पे ब्लड के रुकावट पैदा करेगा, तो यह जो है आपका थ्रोम्बोसिस होता है, ठीक है। इसका अतः रक्त में थक्का बनने से क्या क्या परिणाम उत्पन्न होते हैं, चलिए बताते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश दिया गया है स्पष्ट रूप से। अब मानिए आपके रक्त के नली में ब्लड का क्लॉट बन जाएगा, थक्का बन जाएगा, तो क्या परिणाम होगा, रक्त प्रवाह रुक जाएगा, बिल्कुल। सीरा वाल्व में अनियमितता, एबनॉर्मेलिटी ऑफ वेन वाल्व, जो वेन का वाल्व है, जो आपका सीरा का जो वाल्व है, कपाट है, वह उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी। रक्त जमने की प्रक्रिया, अब एबनॉर्मेलिटी मतलब जो ब्लड क्लॉटिंग है उसमें असमानता आ जाएगा, तो आपके उसके बाद ऑक्सीजन के प्रवाह में जो है कमी आ जाएगा, ठीक है ना। अंग जो है नीलापन पड़ सकता है क्योंकि आगे ब्लड जो है सप्लाई अवरुद्ध हो जाएगा। तो बहुत सारे जो है परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं आपके रक्त नली में ब्लड क्लॉट होने से, समझ गए। बाकी याद रखिएगा, रक्त प्रवाह रुक जाना, सीरा वाल्व में अनियमितता, एबनॉर्मेलिटी ऑफ क्लॉटिंग, बात समझ गए। चलिए, अर्थात रक्त के जमने में सहायक कारकों के सक्रिय होने से रक्त के थक्के बनते हैं। ये तो जानते हैं कि ब्लड क्लॉट जो है, ब्लड फैक्टर जो होता है उसके कारण ही रक्त का थक्का बनता है, क्लॉटिंग फैक्टर के कारण ही। बाहरी चोट की अवस्था में यह एक समान प्रक्रिया है, लेकिन थ्रोम्बोसिस एक रोगजनक है। अब यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे ब्लड क्लॉट जो है, अगर चोट लगने से या किसी कटने फटने से अगर ब्लड क्लॉट बनता है तो वह नेचुरल है, तो वह समान प्रक्रिया है, क्योंकि अगर ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा तो फिर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा निकलने लगेगा और वह एक गड़बड़ है। इसलिए ब्लड क्लॉटिंग होना भी एक ज़रूरी है, ठीक है ना। लेकिन कब, जब चोट फोट लगे, जब दुर्घटना हो तब। लेकिन अगर थ्रोम्बोसिस बनता है ऑटोमेटिक किसी इन्फेक्शन, किसी बीमारी के कारण या कुछ अन्य कारण से अगर ब्लड क्लॉट बनता है तो वह एक रोगजनक प्रक्रिया है, ठीक है ना। अगर चोट फोट कटने फटने पर अगर क्लॉट बनता है वो तो नेचुरल है, नॉर्मल है, क्योंकि वह आपके ब्लड ज़्यादा ब्लड बहने से रोकता है, क्लॉट हो जाता है जिससे ब्लड ज़्यादा नहीं निकलता है, तो सही है। लेकिन अगर ऑटोमेटिक या किसी अन्य कारण से इन्फेक्शन वगैरह से ब्लड क्लॉट अगर आपके बनता है तो वह एक रोगजनक है, ठीक है, उसे हम लोग थ्रोम्बोसिस कहते हैं। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है। थ्रोम्बोसिस के प्रकार देखा जाए तो आप लोग देख सकते हैं, थ्रोम्बोसिस के यहाँ पे प्रकार दिए गए हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसिस के मुख्यतः कितने, 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। पहला कौन है, आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस। आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस के मतलब समझ रहे हैं, धमनी थ्रोम्बोसिस। नाम से यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के थ्रोम्बस का निर्माण मुख्यतः धमनियों में होगा। चूँकि आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस है, धमनी थ्रोम्बोसिस यानी धमनी में ही बनेगा यह थ्रोम्बस, ठीक है ना। कोरोनरी धमनी में सेरेब्रल धमनी, ब्रेन के जो धमनी होता है सेरेब्रल धमनी, और फीमोरल धमनी,
फीमोरल धमनी, ठीक है ना, तो इन सब में जो है यह बन सकता है। इस प्रकार के थ्रोम्बस का रंग भूरा सफ़ेद होता है जो रक्त प्रवाह को अवरुद्ध करता है, जिसके फलस्वरूप प्रभावित भाग में इन्फारक्शन की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी ब्लड की कमी होती है, ठीक है। तो धमनी थ्रोम्बोसिस में जहाँ जहाँ आपके धमनी का प्रवाह है, जहाँ जहाँ बॉडी में आपके धमनी है, उस वाले धमनी में अगर बनेगा थ्रोम्बस तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई कमेगा, और यह जो थ्रोम्बस होता है यह भूरा सफ़ेद कलर का होता है जो रक्त प्रवाह को अवरुद्ध करता है और जो आपके उस भाग में इन्फारक्शन उत्पन्न कर सकता है, यानी ब्लड की कमी उत्पन्न कर सकता है। ओके, तो ये आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस हो गया। दूसरा है वेनस थ्रोम्बोसिस, जो आपके सिरा यानी भेन में बनेगा। इस प्रकार के थ्रोम्बस का निर्माण सिराओं में प्रवाहित धीमे रक्त में होता है। इसकी संभावना शिशु जन्म के बाद एवं पेट के ऑपरेशन होने के बाद होती है। यह थ्रोम्बस मुख्यतः लेग यानी पैर में, ठीक है, पॉप्लिटियल सिरा में, फीमोरल वेन में और इलियक वेन में बनता है। ध्यान दीजिएगा कि जो वेनस थ्रोम्बस होता है यह कब बन सकता है, तो इसका शिशु जन्म के बाद और पेट के ऑपरेशन के बाद ज़्यादा संभावना होता है। लेकिन यह आपके जो पैर में लेग में वेन होता है ना, उसमें जो है यह बन सकता है, पॉप्लिटियल वेन में बन सकता है, फीमोरल वेन में, इलियक वेन में, इन सब में भी यह थ्रोम्बस बन सकता है, जो कि एक सीरियस थ्रोम्बस होता है, वेनस थ्रोम्बोस। ओके, ये हो गया। तीसरा है कार्डियक थ्रोम्बस। कार्डियक थ्रोम्बस मतलब है कि इस प्रकार के थ्रोम्बस का निर्माण हृदय के किसी भी चेंबर में हो सकता है। क्योंकि जानते हैं हृदय का 4 चेंबर होता है, 4, ठीक है ना, वो चारों में से किसी भी चेंबर में हो सकता है, परंतु यह आलिंद आर्ट्रियम एवं एवी वाल में अधिक समान है। लेकिन देखिए कार्डियक थ्रोम्बस में जो है आपके आर्ट्रियम और एवी वाल्व जो होता है उसमें ज़्यादा संभावना रहता है। कभी कभी इन थ्रोम्बस का आकार इतना अधिक हो जाता है कि यह मिट्रल वाल्व को भी ब्लॉक कर देता है। समझ गए चीज़ों को। अब जैसे मान गए यह छोटा सा थक्का बना, यह थक्का बढ़ते बढ़ते बड़ा सा हो गया, तो यह बड़ा सा होकर आपके हार्ट में जो मिट्रल वाल्व है उस मिट्रल वाल्व को भी ब्लॉक कर देता है। और इनको वाल वाल्व थ्रोम्बस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मिट्रल वाल्व एक दीवार की तरह काम करता है, ठीक है, तो इसीलिए इसे वाल्व थ्रोम्बस, ठीक है ना, वाल्व थ्रोम्बस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तब मुख्यतः 3 थ्रोम्बस, आर्टेरियल थ्रोम्बस, वेनस थ्रोम्बस, कार्डियक थ्रोम्बस, तीनों थ्रोम्बस में जो है समान है। तो इस प्रकार से आप जो है कार्डियक थ्रोम्बस मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये यही थ्रोम्बस का इमेज है, देख लीजिए। थ्रोम्बस मैंने आपको बता दिया, यह थ्रोम्बोसिस है, यह इम्बोलिज्म है, ठीक है। थ्रोम्बोसिस मैंने आपको बता दिया कि यह एक जगह पर जो है क्लॉट बन जाता है ब्लड का, और वह जो है ब्लड सप्लाई में आपको कमी करता है, प्रवाह कम करता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए यह थक्का बनकर चिपक गया है, अब यहाँ से जो है ब्लड सप्लाई बिल्कुल कम जाएगा, या अगर यह बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो पूरा ब्लॉकेज कर देगा, तो यह हो जाता है थ्रोम्बोसिस। ब्लड क्लॉट एक जगह पर बन जाता है, वहीं पर रह जाएगा, ठीक है। लेकिन एम्बोलिज्म जो होता है, अब यह एम्बोलिज्म यहाँ पर बना है, ठीक है, यहाँ पे मान के ब्लड क्लॉट है या फैट का जो है जमाव है, अब इसमें से कुछ भाग टूटकर यह देखिए यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, यह इम्बोलस है जो टूटकर कहीं जाकर नली में आगे जाके कहीं फंस जाएगा, और वहाँ पे ब्लड जो है क्या करेगा, जो है ब्लड को प्रवाह कम कर देगा या कम्प्लीटली कम कर देगा, तो यही एम्बोलिज्म होता है। समझ गए चीज़ों को। तो थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म में कुछ खास अंतर है जो मैंने आपको बता दिया। पीडीएफ आपको मिल जाएगा उसी वेबसाइट से जो मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। आप डायरेक्टली जो है जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।